नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र में तेज होते सियासी घमासान की, राम मंदिर मामले में घिरती मोदी सरकार की, देखेंगे सीजेपी को किसानों का साथ मिलने से कैसे बढ़ी बीजेपी की परेशानी। विरुद्ध आवाज उठाता है, देश को बचाने के लिए कोई आवाज उठाता है तो हम उसके साथ में हैं। कैसे बंगाल में टीएमसी के बागियों की बढ़ी मुश्किलें, जानेंगे प्रियंका खरगे ने बीजेपी पर बोला क्या हमला, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ब्रिटेन के पीएम ने क्यों दिया इस्तीफा। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा जहां पहले कमल नहीं खिल पाया वहां कीचड़ फैलाया जा रहा। 400 का नारा देकर 240 पर अटक गए तो अब खरीद रहे हैं सांसद। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने भरी हुंकार, कहा दोहराएंगे 2007 जैसे परिणाम, साल 2027 में होने वाले हैं चुनाव। देहरादून में कांग्रेसियों ने किया सचिवालय कूच, पुलिस के साथ जमकर हुई धक्का मुक्की, सरकार की नीतियों के विरोध में किया प्रदर्शन। फीफा कप 2026 में आज अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा मुकाबला। रात 10:30 बजे से डलास स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। रात 2:30 बजे से शुरू होगा फ्रांस और इराक के बीच दूसरा मैच। और शेयर बाजार में तेजी, 291 अंकों की बढ़त के साथ 77,094 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 89 अंकों की बढ़त के साथ 24,102 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता और बीजेपी इसकी याद बार बार अपने सहयोगियों को दिलाती रहती है। नीतीश कुमार एनडीए में रहे और बीजेपी ने जेडीयू को तोड़ दिया। शिंदे एनडीए में है लेकिन बीजेपी ने उनके साथ खेल कर दिया, यानी विपक्ष के साथ साथ बीजेपी अपने सहयोगियों के कैंप में भी सेंधमारी करने का मौका नहीं छोड़ रही। शिंदे जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं बीजेपी ने शिंदे को ही झटका दे दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त तूफान आया हुआ है। एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसद शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए, वहीं दूसरी तरफ उद्धव के विधायकों में भी सेंधमारी की कोशिश शिंदे गुट की तरफ से की जाने लगी है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे पहले से ही सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने पार्टी के विधायक और एमएलसी की बैठक बुलाई, जिसमें 3 विधायकों को छोड़कर बाकी के सभी विधायक मौजूद रहे। जो 3 विधायक नहीं पहुंचे, उन्होंने इसके लिए पहले ही उद्धव को कारण बता दिया था, यानी शिवसेना यूबीटी के विधायक पूरी तरह से एकजुट हैं। वहीं जो सांसद शिंदे गुट में चले गए हैं, उन सांसदों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया भी उद्धव गुट ने शुरू कर दी है। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने बागी सांसदों और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, हम बस इतना कह रहे हैं कि जिन सांसदों ने पाला बदला है और जिन्हें असल में आपने खरीद लिया है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और नए चुनाव में जनता के सामने जाना चाहिए। आइए और हमारे खिलाफ लड़िए, बीजेपी के समर्थन और नेतृत्व के साथ फिर से चुनाव लड़े। हम आपको हराएंगे और बैलेट बॉक्स पर अपनी ताकत साबित करेंगे। हमें भरोसा है क्योंकि हमने लोगों का दिल जीता है। आदित्य ठाकरे ने बागी सांसदों को खुली चुनौती दी है। वैसे मुश्किलें शिंदे की भी कम होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बीजेपी ने शिंदे के गढ़ में ही सेंधमारी कर दी है। महाराष्ट्र में हुए एमएलसी चुनाव के सभी नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और इसमें शिंदे की शिवसेना को करारा झटका लगा है। पार्टी के हाथ से नासिक की सीट फिसल गई है और यहाँ जीत मिली है बीजेपी के बागी उम्मीदवार गोकुल गीते को। गीते खुद नासिक से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सीट शिंदे गुट को दे दी गई, जिसके बाद गीते निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए और जीत भी हासिल कर ली है। इसे शिंदे के लिए दोहरा झटका इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पहले बीजेपी ने सीट बंटवारे में शिंदे गुट को दी जाने वाली सीटों की संख्या को आधा किया और फिर जो सीट शिंदे को मिली वहां भी अपने उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में मैदान में उतार दिए। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक तेज होती जा रही है तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला गर्माता जा रहा है। इस विवाद की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस 140 पन्नों की रिपोर्ट के आधार पर कई सेवादारों और 50 से ज्यादा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होने और उन पर सख्त एक्शन की संभावना जताई जा रही है। तो क्या है राम मंदिर चोरी मामले में नया अपडेट, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस पूरे मामले में मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय पर काले बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि उनका ड्राइवर टिन्नू यादव एक के बाद एक कई राज खुल रहा है। दावा किया जा रहा है कि एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंदिर के दान चोरी की चंपत राय को कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि इसमें किसी विशेष सेवादार के नाम का जिक्र नहीं है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जब चंपत राय के करीबी करोड़ों रुपए बटोर रहे थे तो चंपत राय को इस खेल की जानकारी क्यों नहीं थी। चंपत की सहमति से जब मंदिर में लोगों की नियुक्तियां की जा रही थी, तमाम अनियमितताएं बढ़ती जा रही थी और ये लोग चोरी कर रहे थे,
तो फिर चंपत राय को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जा रहा है? विपक्ष की तरफ से शुरुआत से ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि यूपी सरकार की तरफ से जो एसआईटी बनाई गई है वो चंपत राय को बचाने की कोशिश करेगी। इसलिए विपक्ष लगातार डिमांड कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी की जांच होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने विपक्ष की मांग को अनसुना कर दिया। फिलहाल जांच रिपोर्ट को उच्च स्तर पर और पीएमओ को भेज दिया गया है, जिसमें अनियमितताओं, लापरवाही और मंदिर प्रबंधन और ट्रस्ट से जुड़े लोगों की भूमिका को लेकर गंभीर टिप्पणियों का जिक्र है। अभी तक की जांच में ट्रस्ट महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र, व्यवस्थापक गोपाल राव, व्यवस्था से जुड़े रामशंकर यादव, टिन्नू सहित कुल 14 लोगों पर आंच आ सकती है। फिलहाल इस मामले में यूपी कांग्रेस ने 24 जून को पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच लगातार जारी है, तो नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। तीसरे दिन भी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है और अब किसानों ने भी सीजेपी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, जिससे ये प्रदर्शन और ज्यादा तेज होता दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा की बदहाल व्यवस्था को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। लगातार तीसरे दिन भी युवाओं ने नीट पेपर लीक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। कॉकरोच जनता पार्टी का साफ कहना है कि वो तब तक जंतर मंतर खाली नहीं करेंगे जब तक सरकार जवाबदेही नहीं करती और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सीजेपी के लोगों का साफ कहना है कि अगर पीएम मोदी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं तो उन्हें खुद पीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए। सीजेपी के इस प्रोटेस्ट से मोदी सरकार दबाव में दिखाई दे रही है, टेंशन में नजर आ रही है और अब सरकार की ये टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि अब युवाओं को किसानों का साथ मिलने वाला है। भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी ग्रुप ने सीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अगर कोई बुरे काम के विरुद्ध आवाज उठाता है, देश को बचाने के लिए कोई आवाज उठाता है, तो हम उसके साथ में हैं। हमारा नैतिक समर्थन तो सभी आंदोलनकारियों के साथ में। इसके साथ ही किसानों ने जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने की बात कही है, यानी साफ है कि सरकार अब और गिरने वाली है। आपको याद होगा, कृषि कानून के खिलाफ जब किसानों ने आंदोलन किया था तब सरकार झुकी थी और पीएम मोदी ने खुद किसानों से माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे। ऐसे में सीजेपी को किसानों का समर्थन मिलना बीजेपी की गले की फांस बन सकता है। इस बीच सीजेपी संस्थापक अभिजीत तिपके की तरफ से प्रशासन पर ये आरोप लगाए गए हैं कि जंतर मंतर पर आने वाले लोगों से पुलिस आधार कार्ड मांग रही है। उनकी इस तरह से जांच कर रही है जैसे कि वो भारत के नागरिक ही नहीं है। मतलब जंतर मंतर को इन्होंने इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर बना दिया है क्या? आंदोलन को रोकने के लिए दबाने की कोशिश की जाती है। लोगों के आधार कार्ड ये लोग मांग रहे, क्यों मांग रहे? अगर कोई जंतर मंतर पर आना चाहता है इस देश का नागरिक, आधार कार्ड दिखाने की क्या जरूरत है? सीजेपी के प्रदर्शन को लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिससे ये साफ है कि मोदी सरकार के पास धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा। हालांकि ये देखना होगा कि सीजेपी मोदी सरकार को झुकाने में कामयाब होती है या नहीं। मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, तो संकट में इस वक्त टीएमसी की बागी नेता भी नजर आ रही हैं। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने बागी सांसदों को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता पर संकट गहराता दिखाई दे रहा है। तो क्या चल रहा है बंगाल की सियासत में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। टीएमसी में बगावत की लहर दौड़ गई है। कई सांसद पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, जिसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस बीच टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने बागी सांसदों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर इन सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इस दौरान सौगत रॉय के साथ 4 अन्य सांसद भी मौजूद थे। करीब 1 घंटे तक चली इस बातचीत में टीएमसी नेताओं ने बागी सांसदों के कदम को नियम के खिलाफ बताया। सौगत रॉय ने स्पीकर से कहा कि जो सांसद अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं उन्हें कानून के हिसाब से लोकसभा से बाहर कर देना चाहिए। इन बागी सांसदों ने किसी दूसरी पार्टी के साथ विलय के नियमों का पालन नहीं किया है, इसलिए उनके नए गुट को आधिकारिक मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। तो वहीं बागी विधायकों के पार्टी के बैंक खातों की जांच की मांग किए जाने के बाद अब टीएमसी ने पलटवार करते हुए बागियों को चौतरफा घेरना भी शुरू कर दिया है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने बागी विधायक संदीपान साहा पर चुनावी खर्च और पार्टी फंड को लेकर बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाया। घोष ने कहा, बागी विधायक संदीपान साहा ने चुनाव के दौरान कुल 27 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 27 लाख में से पूरे 25 लाख रुपए उसी टीएमसी बैंक अकाउंट से निकाले गए थे, जिसे इन बागियों की शिकायत के बाद फ्रीज कर दिया गया है। ये लोग पहली बार पार्टी के सिंबल और पार्टी के फंड के दम पर विधायक की कुर्सी तक पहुंचे और आज ये उसी अकाउंट की जांच कराने की मांग कर रहे हैं, जिससे इन्होंने खुद पैसा लिया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो टीएमसी ने बागियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
सवाल उठ रहे हैं कि क्या बागी सांसदों की सदस्यता चली जाएगी, तो सवाल आरएसएस के फंड को लेकर भी उठ रहे हैं। प्रियंक खरगे लगातार आरएसएस को मिलने वाली फंडिंग और संघ के रजिस्ट्रेशन का मुद्दा उठा रही हैं, जिससे आरएसएस के अस्तित्व पर कई सवाल खड़े होते हैं। इस बीच बीजेपी की तरफ से प्रियंक खरगे पर निशाना साधने की कोशिश की गई, जिस पर अब कांग्रेस नेता ने करारा पलटवार किया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक सरकार में गृह मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रियंक खरगे का आरएसएस पर हमला थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। प्रियंक खरगे कई बार आरएसएस की फंडिंग, संघ प्रमुख को मिलने वाली सुरक्षा और संघ के रजिस्ट्रेशन को लेकर सवाल उठा चुके हैं। कर्नाटक सरकार ने भी आरएसएस की गतिविधियों को गुप्त बताते हुए इस संगठन को अपना रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही थी। आरएसएस के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव तेज होता दिखाई दे रहा है। हाल ही में प्रियंक खरगे की तरफ से आरएसएस को लेकर उठाए गए सवालों पर बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया था और अपने विभाग पर ध्यान देने की नसीहत दी गई थी, जिस पर अब प्रियंक खरगे ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने साफ कहा कि जब आरएसएस सार्वजनिक जुलूस निकालता है तो उन्हें सुरक्षा कौन देता है? क्या ये वाणिज्य विभाग का काम है या महिला एवं बाल कल्याण विभाग का? गृह विभाग उन्हें सुरक्षा देता है, इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि मैं किसे सुरक्षा दे रहा हूं। आरएसएस की रिपोर्ट के अनुसार जब कर्नाटक भर में 20 लाख लोग बार बार इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये जानना किसका काम है कि ये लोग कौन हैं और वो किसके लिए इकट्ठा हो रहे हैं। प्रियंक खरगे के तेवर से ये साफ है कि आरएसएस को लेकर उनका सवाल पूछना तब तक जारी रहेगा जब तक संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से उनके सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। प्रियंक खरगे और आरएसएस के बीच टकराव तेज होता जा रहा है, तो मोदी सरकार के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने मोदी सरकार पर इस परियोजना के तहत आदिवासियों के जीवन को खतरे में डालने का आरोप लगाया, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री को खत लिखा है और इस परियोजना पर सवाल उठाए हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट विवादों के घेरे में है। खुद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। विपक्ष का तर्क है कि अंडमान निकोबार में चल रहे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत मोदी सरकार लाखों पेड़ काट रही है, जिससे वहां रह रहे आदिवासियों का जीवन खतरे में पहुंच सकता है। साथ ही वहां मिलने वाले दुर्लभ जीव जंतु विलुप्त हो सकते हैं। विपक्ष ने यह आरोप भी लगाया है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए पीएम मोदी अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। विपक्ष के इन आरोपों से मोदी सरकार पहले ही घिरी हुई थी और अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने परियोजना के तहत बनने वाले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के विकास को लेकर कई स्पष्टीकरण मांगे। चिट्ठी में जयराम रमेश ने ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के विकास के लिए निजी कंपनी की भागीदारी के लिए निविदाएं जारी करने की समय सीमा और निजी कंपनी के चयन प्रक्रिया की जानकारी भी मांगी है। केंद्रीय मंत्री को लिखी चिट्ठी में उन्होंने 3 सवाल उठाए हैं कि क्या 55% न्यूनतम निजी हिस्सेदारी का मतलब है कि परियोजना में 100% निजी स्वामित्व की अनुमति होगी? क्या बंदरगाह क्षेत्र में स्वामित्व का विविधीकरण सुनिश्चित किया जाएगा या फिर हवाई अड्डों की तरह ऐसी स्थिति बनने दी जाएगी जहां एक ही निजी कंपनी अधिकांश परिसंपत्तियां हासिल कर ले? जब पीपीपीएससी ने परियोजना के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण यानी वीजीएफ अनुदान देने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, तो क्या मंत्रालय अपने बजट से पूंजीगत सहायता उपलब्ध कराएगा? इस दौरान उन्होंने पर्यावरण को लेकर भी चिंता जाहिर की है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक उनके इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन जिस तरह सरकार के इस प्रोजेक्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उससे ये परियोजना पूरी होने से पहले ही विवादों से घिर गई है। और बुलेटिन के आखिर में बात ब्रिटेन के पीएम के इस्तीफे की। ब्रिटेन की सियासत में भूचाल आ गया है। लंबे समय से प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर के इस्तीफे की मांग की जा रही थी और अब आखिरकार उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे लेकर ब्रिटेन की सियासत गरमाई हुई है। तो क्या कुछ कहा है अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कीयर स्टारमर ने, और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 22 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लेबर पार्टी के अंदर बढ़ते भारी विरोध और असंतोष के बीच ये फैसला लिया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लेबर पार्टी को नहीं लगता कि मैं अगले चुनाव में नेतृत्व करने के लिए सही व्यक्ति हूँ। स्टारमर का इस्तीफा ऐसे वक्त में सामने आया जब लेबर पार्टी के अंदर उनके नेतृत्व को लेकर लंबे समय से असंतोष बढ़ रहा था। लेबर पार्टी के 400 सांसदों में से 100 से ज्यादा सांसदों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सांसदों का कहना था कि या तो स्टारमर तुरंत प्रधानमंत्री का पद छोड़े या फिर ये तारीख तय करे कि वो किस दिन इस्तीफा देंगे।
स्टारमर के अलावा स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग, रक्षा मंत्री जॉन हिली और एक अन्य मंत्री जेस फिलिप्स ने स्टारमर के इस्तीफे की मांग को लेकर पद छोड़ दिया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए संकटपूर्ण स्थिति 19 जून को उस समय और ज्यादा गंभीर हो गई, जब ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर और उनके दूर प्रतिद्वंदी एंडी बर्नहैम ने संसदीय उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज की। बर्नहैम की इस जीत ने उनके लिए संसद का रास्ता साफ कर दिया है, जहां से वो अब सीधे तौर पर स्टारमर के नेतृत्व को चुनौती दे सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ब्रिटेन में पिछले एक दशक में 7वीं बार ऐसा हो रहा है जब प्रधानमंत्री बदला जा रहा है। ये ब्रिटिश राजनीतिक इतिहास में करीब 2 सदियों में से सबसे बड़ा और तीव्र परिवर्तन है। कीर स्टारमर ने 2024 के चुनाव में लेबर पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाई थी और 14 साल के कंजर्वेटिव शासन को समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री बने थे। उनकी सरकार को शुरू में जनता का भरपूर समर्थन मिला, लेकिन बाद में अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक सेवाओं और पार्टी के आंतरिक मतभेदों को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल नए नेतृत्व के लिए नामांकन 9 जुलाई को होंगे और संसद की गर्मी की छुट्टियों से पहले समाप्त हो जाएंगे, जिससे ये तय हो जाएगा कि सितंबर में सांसदों के लौटने से पहले एक नया लेबर नेता नियुक्त हो जाए। तब तक स्टारमर ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री के रूप में अपना काम जारी रखेंगे। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।